एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव। आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक को डिटेल स्टडी करेंगे कि एक्सपेक्टोरेंट होता क्या है, एंटीटसिव होता क्या है, साथ ही साथ इन दोनों का क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में जो भी ड्रग्स इंक्लूड होती है, हर्ब इंक्लूड होती है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब हम किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हम साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पढ़ेंगे ड्रग का। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट पढ़ाऊंगा, फिर आपको एंटीटसिव पढ़ाऊंगा, फिर आपको दोनों का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, फिर आपको इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा। और जब मैं ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा कि ड्रग किस तरह से काम कर रही है, आपकी हर्ब जो है किस तरह से काम कर रही है, तो उसी के साथ मैं आपको बता दूंगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड द साइड इफेक्ट्स। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टोरेंट की, तो एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, आपके थ्रोट में जो म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, उस म्यूकस को, उस एक्सेसिव म्यूकस को आपके रेस्पिरेटरी पाथवे से, आपके थ्रोट से वो रिमूव आउट कर देते हैं। उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका थ्रोट है, इस थ्रोट में म्यूकस का डिपोजिशन हो गया, बहुत ज़्यादा म्यूकस का यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, तो ये एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करेंगे, ये इस म्यूकस को, एक्सेसिव म्यूकस को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करेंगे, एक्सपेल करेंगे वाया माउथ। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, यहाँ पर जो आपका थ्रोट है, जहाँ पर म्यूकस का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ लेते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, म्यूकस को बॉडी से, म्यूकस को रेस्पिरेटरी पाथवे से, और वी कैन से थ्रोट से रिमूव आउट करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं एंटीटसिव की, तो एंटीटसिव में नेगेटिव फीडबैक जाता है कफ सेंटर को। देखो सीधी सी बात है, कफ सेंटर मतलब कि कफ बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल वाला सेंटर। तो अगर मैं इसको नेगेटिव फीडबैक दे दूंगा तो यहाँ से आगे कफ जनरेट ही नहीं होगा, और कफ जनरेट ही नहीं होगा तो जाके थ्रोट में डिपॉजिट ही नहीं होगा। तो ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं जनरली। अगर मैं बताऊं तो ये किस तरह से काम करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट तो क्या करेगा, बाहर निकालने में हेल्प करेगा। जो भी एक्सेसिव म्यूकस आपके थ्रोट में डिपॉजिट हो जाता है, आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में डिपॉजिट हो जाता है, उसको रिमूव आउट करेगा आपका एक्सपेक्टोरेंट। साथ ही साथ एंटीटेसिव क्या काम करता है, म्यूकस के फॉर्मेशन को, और वी कैन से कफ के फॉर्मेशन को बंद कर देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है ये कफ सेंटर को। और कफ सेंटर होता है आपके ब्रेन में, तो ब्रेन में जाता है कफ सेंटर में नेगेटिव फीडबैक, और जब नेगेटिव फीडबैक जाता है तो आगे कफ बनना बंद हो जाता है और डिपॉजिट होना भी बंद हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों काम करते हैं। आइए देखते हैं इनको डिटेल में। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव, ये आपको बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 1 में दोनों टॉपिक मेंशन है। लास्ट लेक्चर में हमने एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स पढ़ी थी, साथ ही साथ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी पढ़ा था, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, एक्सपेक्टोरेंट एंटीटसिव। अब मैंने लास्ट लेक्चर का इसलिए बताया क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ब्रोंको डायलेट किया था। आप सभी को पता है अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है, जो आपके ब्रोंकाई होते हैं वहाँ पर म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, सूजन वगैरह आ जाती है। तो ये जो एक्सेसिव म्यूकस यहाँ पे डिपॉजिट हो गया था, हमने यहाँ पर ब्रोंको डायलेटर दे के इस म्यूकस को हटाया और यहाँ पर इसको, आपके ब्रोंक्यूल को वापस डायलेट किया था। ये लास्ट लेक्चर में हमने करा था। तो यहाँ पर भी हमें ऐसी ही ड्रग को एक बार पढ़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो ब्रोंकोडायलेटर, तो ब्रोंकोडायलेटर आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि किस तरह से साल्ब्यूटामोल, किस तरह से टरब्यूटालिन अपना काम करते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये साल्ब्यूटामोल होता है बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, और ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है कैल्शियम को कम करके, साइक्लिक एएमपी को रिलीज करके। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा एंटी एस्थमेटिक का, लास्ट लेक्चर देख लेना, उसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ हमारे थ्रोट की, तो सपोज ये हमारा थ्रोट है, ये अभी नॉर्मल है, पर कभी यहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए,
यहाँ पर अगर बैक्टीरिया का अटैक हो जाए, एलर्जन का अटैक हो जाए, फॉरेन पार्टिकल का अटैक हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपका थ्रोट है इसमें इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें म्यूकस का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि हमारी पूरी बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, हर सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली रिसेप्टर होंगे। उन रिसेप्टर को पता लगेगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो वो रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाएंगे इरिटेशन की वजह से, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन, किसी भी तरह का एबनॉर्मल म्यूकस सिक्रीशन, किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल का अटैक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक, एलर्जन का अटैक, उससे क्या होगा, थ्रोट में इरिटेशन होगी, थ्रोट में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बनेंगे, उसी टाइम रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये रिसेप्टर जो कि थ्रोट में प्रेजेंट है, ये सिग्नल सेंड कर देते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में भी कहाँ पर, कफ सेंटर में। अभी मैंने आपको बताया कि कफ सेंटर में अगर सिग्नल गया तो वहाँ से कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको खांसी आना शुरू हो जाएगी, आपको इरिटेशन होगी थ्रोट में, तो आप क्या करोगे, सांस लोगे सबसे पहले तो ऐसे, और जैसे ही आप सांस को अंदर लोगे फिर आप एकदम से ऐसे फोर्सफुली खांसना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो कफिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव एक्शन है। अगर आप देखो कि हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, एलर्जन आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एकदम से अगर हमें कुछ भी एलर्जी टाइप होता है या हमें कुछ भी एबनॉर्मल खाने को आता है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम वॉमिट कर देते हैं। वैसे ही अगर हम सांस ले रहे हैं और अगर हमें कुछ बैड स्मेल आ गई, या फिर हमारी रेस्पिरेटरी पाथवे के थ्रू कोई एलर्जन चला गया, कोई पॉलन ग्रेन चला गया, डस्ट पॉल्यूशन आ गई, तो हम क्या करते हैं, हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, हम कफिंग स्टार्ट कर देते हैं, हमारा कफ सेंटर जो है एक्टिवेट हो जाता है ब्रेन का, और हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं और कफिंग करते हैं। ऐसे करके पहले हम हमारे लंग्स को तैयार करेंगे, उसके बाद तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर, ये एक प्रोटेक्टिव एक्शन है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम वापस बाहर फेंकना चाह रहे हैं इन्वायरमेंट में, पॉलन ग्रेन को, एलर्जन को, जो भी है जो हमें इरिटेशन कोज कर रहा है, उसे हम फोर्सफुली एक्सपेल आउट करना चाह रहे हैं। तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं कि रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने से सिग्नल सेंड होता है ब्रेन को। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कफ जो होता है वो हमारा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जैसे अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, थ्रोट में आता है, एलर्जन हमारे थ्रोट में आता है, पॉलन ग्रेन आता है, तो उस टाइम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन आता है और फटाफट हमें खांसी आना शुरू हो जाती है, कफिंग होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो अनवांटेड पार्टिकल है वो फोर्सफुली बाहर निकल जाए, इसलिए ये कफिंग होती है। तो कफिंग एक तरह का प्रोटेक्टिव एक्शन है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। और यहाँ पर जो रिसेप्टर की बात मैंने करी है, वो रिसेप्टर होते हैं मैकेनो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर। कीमो का मतलब केमिकल, किसी भी तरह से केमिकल से वो सेंसिटिव होता है, और जब वो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ब्रेन में सिग्नल जाता है, और कफिन सेंटर में सिग्नल जाने के बाद कफ रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर म्यूकस का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से म्यूकस का यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है और फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। कौन सा रिसेप्टर? स्ट्रेच रिसेप्टर। क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपको बहुत ही तेज सांस लेनी पड़ेगी कफिंग के लिए इस तरह से। तो पहले आप जब सांस को अंदर ले रहे हो तो ये एक तरह से क्या कर रहे हो, स्ट्रेचिंग हो रही है ना, तो दैट्स वाई स्ट्रेच रिसेप्टर वहां पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई है। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कफ कितने तरह का होता है। तो देखो, एक तो होती है सूखी खांसी, एक होती है गीली खांसी। अब सूखी खांसी क्या है? नॉर्मल कोई कफ नहीं निकल रहा, कोई बलगम नहीं निकल रहा, तो ये जो कंडीशन है ना, ये बेकार कंडीशन है। ये हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे को भी प्रॉब्लम कर रही है, हमारे थ्रोट में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, खास खास के हम परेशान हो जाते हैं। और जिस बंदे को पाइल्स वगैरह होता है या जिस बंदे को हर्निया का प्रॉब्लम होता है, तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो खांसी है ये बहुत ही फोर्सफुली आ रही है। तो दोनों ही कंडीशन में ये ज़्यादा दिक्कत दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि एक होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, मतलब यूजलेस, मतलब कि ड्राई कफ, सूखी खांसी जो कि बेकार है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, उसमें हमारा कौन सा म्यूकस निकल रहा गले का बाहर? नहीं निकल रहा। कौन सा फॉरेन पार्टिकल निकल रहा? नहीं निकल रहा, तो वो बेकार है, तो उसे जल्द से जल्द हमें बंद करना चाहिए। दूसरा होता है प्रोडक्टिव कफ, और वी कैन से यूजफुल कफ। जब भी फॉरेन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, थ्रोट में आता है, तो हम क्या करते हैं, उसे बलगम के थ्रू, म्यूकस के थ्रू, या फिर एक्सेसिव म्यूकस बन जाता है तो उसको हमारे माउथ से जो है एक्सपेल करते हैं। हम जब फोर्सफुली यहाँ पर कफिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो म्यूकस है वो हमारे माउथ में आ जाता है, फिर हम उसे एक्सपेल आउट कर सकते हैं। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि हम म्यूकस को बाहर निकाल सकते हैं, पर एक बात आपको ये भी पता होगी कि म्यूकस जो होता है गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। तो जितना ज़्यादा वो विस्कस होगा उसकी फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी, वो बाहर आने में उतना ही टाइम लगाएगा।
तो हम कुछ ऐसे तरीके यूज़ करेंगे जिससे वो फटाफट बाहर आ जाए। या तो उसमें वाटर को ऐड कर देंगे तो जिससे वो म्यूकस कम हो जाएगा, जिससे उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और थोड़ी-सी नॉर्मल खाँसी में ही वो कफ बाहर आ जाएगा। या फिर हम देंगे म्यूकोलाइटिक, मतलब म्यूकस के बॉन्ड को तोड़ देंगे। या तो हम म्यूकस के बॉन्ड को तोड़ देंगे, अगर बॉन्ड टूट गए तो म्यूकस जो है कमज़ोर पड़ जाएगा, या फिर म्यूकस को हम डाइल्यूट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो अगर उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो भी वो ईज़िली बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 2 तरह की कफिंग होती है, एक्यूट और क्रोनिक। जो एक्यूट कफिंग होती है ना वो 2 से 3 वीक तक होती है, लास्ट 3 वीक तक चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती। और जो क्रोनिक होती है ना वो 3 वीक से भी ज़्यादा चलती है। खांसी जो है 3 वीक से ज़्यादा चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो वो क्रोनिक हो गया। एक्यूट का मतलब होता है 2 से 3 वीक लास्ट होते हैं, वो अपने आप सही हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं कफ का कारण क्या है। ये जो खांसी आ रही है इसका कारण क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एलर्जन, पोलन ग्रेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से होता है। यहाँ पर भी कफ के कोर्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में हो गए 2, जैसे कि इन्फेक्शन की वजह से, और एक हो गया नॉन इन्फेक्शियस। क्रोनिक में एनवायरमेंटल इरिटेंट्स वगैरह, स्मोकिंग की वजह से। तो अगर मैं बात करूँ इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन कहाँ पर हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो गया। कोल्ड, साइनस, निमोनिया, वूपिंग कफ, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन, एम्फाइसीमा, अस्थमा, एनवायरमेंटल और एलर्जन प्रॉब्लम। ठीक है। फिर आते हैं क्रोनिक। क्रोनिक में क्या होगा, जैसे ये स्मोकिंग वगैरह हो गई तो उसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होता है। डस्ट की वजह से किसी को एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी होती है, कोई भी इंडस्ट्रियल केमिकल की वजह से किसी को एलर्जी होती है। और कई बार यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कोज ऑफ कफ में क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर को अगर आप लंबे टाइम तक लेते हैं तो भी आपको क्रोनिक वाला प्रॉब्लम हो सकता है, क्रोनिक कोज हो सकता है ये कफिंग का। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं क्लासिफिकेशन की किस तरह से हम इस कफ को निकाल सकते हैं, किस तरह से हम हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे को, हमारे थ्रोट को वापस पहले की तरह नॉर्मल बना सकते हैं। तो आप सभी ने ऐड देखा होगा विक्स का। अब विक्स में आपने देखा होगा कुछ जिंजर फ्लेवर होता है, कुछ मिंट होता है, कुछ हनी वाला होता है। ठीक है। और आप सभी ने कभी ना कभी पान खाया होगा तो उसमें मुलेठी डलती है, तो मुलेठी भी क्या करती है, गला अच्छे से साफ करती है। तो जिंजर हो गया, मिंट हो गया, हनी हो गया, मुलेठी हो गया, ये सब क्या करते हैं, आपके थ्रोट को क्लियर रखते हैं, वहाँ पर आपको सूथिंग इफेक्ट देते हैं, कामिंग इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इरिटेशन नहीं होती गले में। आपने देखा होगा विक्स का ऐड, जहाँ पर बोलते हैं नो खिचखिच, नो झिकझिक। ठीक है। विक्स इनहेलर होता है, विक्स होती है, तो ये सब क्या करते हैं, आपके थ्रोट को आराम पहुँचाते हैं, वहाँ पर इरिटेशन को कम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन दे रखा है फेरिंजियल डिमल्सेंट। ये जो फेरिंजियल डिमल्सेंट होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, आइए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक थ्रोट दिखा रखा है। थ्रोट में मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से लेयर बना के दिखा रखी है। तो ये जो लेयर यहाँ पर बनी हुई है ना, ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने खाली विक्स की गोली, गोली लो, खिचखिच दूर करो, देखा है सभी ने ऐड, सबको पता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही मैं विक्स की गोली लूँगा या कोई भी मैं स्टेप्सिल्स वगैरह लेता हूँ तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरे मुंह में सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। आपने कभी भी कोई कैंडी रखी है तो सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है मुंह में। तो जैसे ही सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ता है, अब वो जो विक्स है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं और आपके थ्रोट में यहाँ पर आना शुरू होते हैं। तो ये जो थ्रोट में आपके विक्स का या आपके हनी टच का या फिर आपके स्ट्रेप्सिल्स का जो भी यहाँ पर सिक्रीशन आना स्टार्ट हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इरिटेंट था। ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, ये इरिटेंट थे, यहाँ पर इरिटेशन हो रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे ही आपने विक्स की गोली ली या कोई भी आपने लोजेंजेस वगैरह ली तो मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ा। सलाइवा के सिक्रेशन की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट डिजोल्व हुए। जो भी आपने कैंडी ली है वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपके थ्रोट के थ्रू होते हुए आपके स्टमक में जा रहे हैं। तो ये जो थ्रोट के थ्रू होते हुए जा रहे हैं ना, तो इस टाइम यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं। आप देख सकते हैं एक लेयर बना देते हैं। तो यहाँ पर अब इरिटेशन जो हो रही थी उसके ऊपर एक लेयर बन चुकी है, तो इसको हम बोलते हैं मास्किंग करना। तो इस तरह से ये काम करते हैं। ये क्या कर देते हैं, जो भी इरिटेंट है ना या जो भी इरिटेशन कर रहा है वहाँ पर क्या कर देते हैं, इस तरह से लेयर बना देते हैं, मास्क कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको आराम मिलता है आपके गले को। तो ये क्या करते हैं, मास्क कर देते हैं थ्रोट रीजन को, जिसकी वजह से आपको कामिंग इफेक्ट और वी कैन से सूथिंग इफेक्ट मिलता है।
अब अगर यहाँ पर ये एलर्जन या ये इरिटेशन अगर मास्क हो चुकी है, मास्क का मतलब कि कवर हो चुकी है, किससे कवर हो गई, जो भी सिक्रीशन आया है, जो भी ऊपर से कॉन्स्टिट्यूएंट का सलाइवा के साथ सिक्रीशन आया है, उसकी वजह से थ्रोट में जो भी आपको इरिटेशन था वो कवर हो चुका है, मास्क हो चुका है, तो यहाँ से सिग्नल जाना ब्रेन तक बंद हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर इरिटेशन हो रही है तो सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन तक, और ब्रेन से क्या एक्टिवेट होता है, ब्रेन में होता है आपका कफ सेंटर, वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर कफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब आपने विक्स की गोली ली या कुछ भी आपने लिया, लोजेंजिस वगैरह, स्टेप्सिल्स वगैरह, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि थ्रोट जो है ना उसके ऊपर एक लेयर कवर हो जाती है, और वो जो इरिटेंट था उसके ऊपर एक मास्क बन जाता है, एक मास्किंग लेयर बन जाती है, तो वो मास्क हो जाता है, मास्क मतलब कि वो हाइड हो जाता है, तो यहाँ से सिग्नल जाना बंद हो जाते हैं ब्रेन तक, कफिंग सेंटर तक, तो कफ भी बंद हो जाता है, खांसी भी बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है। दो तरीके हैं, सबसे पहले ये थ्रोट को क्या कर देगा, मास्क कर देगा। अब मास्क करने के बाद यहाँ से जो है सिग्नल जाना बंद हो जाएंगे, नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, मतलब ब्रेन के पास कोई सिग्नल नहीं जा रहा, तो कफिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा और कफ नहीं आएगा। इस तरह से ये फेरेंजियल डीमल्सेंट काम करता है। इसके एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, लोजेंजिस वगैरह, लिक्वेरस मतलब कि मुलेठी वगैरह, ग्लिसरीन वगैरह, सिरप वगैरह, ये इस तरह से काम करते हैं। अब बात करता हूँ एक्सपेक्टोरेंट की। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है कफ को बाहर निकालना। अभी तक तो हमने कफ को सप्रेस किया है, कफ को मास्क किया है, अब हम एक्सपेक्टोरेंट पढ़ेंगे जो कि कफ को बाहर निकालेगा। यहाँ पर लिखा है एक्सपेल म्यूकस, जिसको हम बोल रहे हैं म्यूकोकाइनेटिक, मतलब म्यूकस का मूवमेंट। म्यूकस का मूवमेंट मतलब हमारे थ्रोट से होते हुए वो हमारे मुंह के थ्रू एक्सपेल आउट होगा, बाहर निकलेगा। दैट्स वाई एक्सपेक्टोरेंट का मतलब हो गया एक्सपेल करना, म्यूकस को बाहर निकालना। और म्यूकस को बाहर निकालने के लिए, अब देखो, म्यूकस को निकालना है तो म्यूकस क्या होता है, गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। जितना ज़्यादा हम वाटर सिक्रीशन इसमें ऐड करेंगे तो ये विस्कोसिटी जो है कम होती जाएगी, और जिसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सिक्रीशन एनहांसर का यूज़ करना है जो कि म्यूकस को डाइल्यूट कर देगा। आपको पता है कि म्यूकस जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, म्यूकस की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, म्यूकस ज़्यादा चिपचिपा होता है और उसको बॉडी से रिमूव करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करेंगे, हम देंगे सिक्रीशन एनहांसर। यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, वाटर का सिक्रीशन करेंगे, म्यूकस को डाइल्यूट करेंगे, और जितना ज़्यादा म्यूकस डाइल्यूट होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा कम विस्कस होता जाएगा, और इजीली जो है आपके रेस्पिरेटरी पाथवे से, आपके थ्रोट से जो है एक्सपेल आउट हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल होते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सिट्रेट, टोलू बाल्सम, वासाका और अमोनियम क्लोराइड। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई आपके म्यूकस को आपने क्या करा, डाइल्यूट कर दिया सिक्रीशन एनहांसर की वजह से। अब बात करूंगा म्यूकस को ब्रेक डाउन करने की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर म्यूकस का मैंने एक पार्ट आपको दे रखा है, और इस म्यूकस में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है यहाँ पर, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन में बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पर ये कोवलेंटली अटैच होते हैं, एक दूसरे के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो जितना ज़्यादा इसमें बॉन्डिंग होगी ये उतना ही ज़्यादा फोर्सफुली रिमूव आपको करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा इस तरह के कफ को निकालने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो नॉर्मली तो ऐसा निकल जाएगा, पर इस कंडीशन में जहाँ पर इस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, म्यूकस ज़्यादा यहाँ पर विस्कस है, थिक है, चिपचिपा है, तो उस कंडीशन में आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा कफिंग। इस तरह से और भी दम लगाकर आपको करना पड़ेगा, तब जाके ही रिमूव होगा। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, हम देंगे म्यूकोलाइटिक। क्या देंगे, म्यूकोलाइटिक। वो म्यूकोलाइटिक क्या करेगा, ये जो यहाँ पर बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर देगा। जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे, तो इनके बीच में बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होंगे म्यूकोलाइटिस देने की वजह से, तो यहाँ पर इसका रिमूवल ईजिली हो जाएगा। तो हम देते हैं म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक क्या करता है, म्यूकस में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है। जिस तरह से इनकी बॉन्डिंग टूटती जाएगी, ये अलग अलग होते जाएंगे, इनमें कमजोरी आती जाएगी, और ये इजीली जो है आपकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा फेरेंजियल डिमल्सेंट, जहाँ पर हमने मास्किंग कर दी थी, और हमने जो कफिंग सेंटर है वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक पहुँचा दिया था। फिर हमने देखा एक्सपेक्टोरेंट, जहाँ पर हमने देखा सिक्रीशन एनहांसर डाइल्यूट करके। फिर हमने देखा उसी में म्यूकोलाइटिक्स, बॉन्ड को तोड़कर। उसके बाद है आपका एंटीटसिव। एंटीटसिव में मैंने आपको बोल दिया कि कफ सेंटर को सप्रेस कर देंगे। अगर आपका कफ सेंटर सप्रेस हो जाता है तो क्या वो आगे फर्दर एक्शन देगा, कफिंग कराएगा? नहीं कराएगा।
और आपकी खांसी जो है रुक जाएगी। तो कफ सेंटर को सप्रेस करना। अब कफ सेंटर को सप्रेस करने से क्या मतलब होता है कि कफ सेंटर का आप थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कफ सेंटर है और वो कफ सेंटर जो है मान लीजिए एक्स पे स्टिमुलेट हो जाता था। क्या बात कर रहे हो सर, इसकी भी एक्स है? हाँ भाई, तुम्हारी ही नहीं है क्योंकि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। क्यों? साइंस वाले हैं ना अपन, पढ़ाई है अपने जीवन में। वो क्या बहुत कफ कफ हो गया था थोड़ा, मैंने कहा जीवन का भी कफ निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो कफिंग सेंटर है ना, ये कफिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है किसी भी एक्स पोटेंशियल पे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने दे दिया एंटीटसिव। एंटीटसिव ने क्या करा, इस कफिंग सेंटर का थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया। ठीक है, ऐसे मानो कि पहले तुम्हें थोड़े दर्द में दर्द हो जाता था और अब उसकी बात भी कोई कर ले तो तुम्हें दर्द तो कुछ दूर की बात है, कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुमने क्या कर लिया, तुम्हारा थ्रेशोल्ड बढ़ा लिया, मतलब सहने की कैपेसिटी बढ़ा ली। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा स्टिमुलेशन आएगा ना आपके कफिंग सेंटर में कि भैया खांसो खांसो खांसी स्टार्ट करो, तो कफिंग सेंटर कहेगा अरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इतने छोटे मोटे स्टिमुलेशन से, थोड़ा मैंने ना अपना थ्रेशोल्ड बढ़ा लिया है, मुझे ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए अब। तो बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेशन आएगा तब जाके आपको खांसी आएगी, वरना नॉर्मली तो कफिंग सेंटर का थ्रेशोल्ड बढ़ चुका है, दर्द सहने की आदत पड़ चुकी है, अब तो कितना ही दर्द आए हंस के टाल देते हैं। तो कफिंग सेंटर भी क्या बोलता है, थ्रेशोल्ड बढ़ा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना स्टिमुलेशन आए मैं इतनी जल्दी एक्टिवेट ही नहीं होने वाला, मैं खांसी नहीं करूंगा। तो मैं बोलूंगा यार कफिंग सेंटर आपने थ्रेशोल्ड बढ़ाया कैसे, तो वो मुझे बोलेगा विद द हेल्प ऑफ एंटीटसिव। तो इस तरह से एंटीटसिव काम करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको एंटीटसिव में दे रखे हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स को आप भली भांति जानते हैं, ओपियोइड्स का आपने बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में पढ़ा भी है कि ओपियोइड्स जैसे कि मॉर्फिन, कोडिन, और कोडिन का लोग मिसयूज भी करने लग गए। जैसे मान लीजिए कोरेक्स सिरप आती थी, ठीक है, तो कोरेक्स सिरप से क्या होता था, स्लीप भी आती थी, स्लीप इंड्यूस होती थी, नींद आती थी। ठीक है, थोड़े नींद के झोंके आने स्टार्ट हो जाते थे, नशा सा आ जाता था, तो लोग ने उसको ही पीना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब वो कोरेक्स सिरप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। तो यहाँ पे लिखा है एंटीटसिव में आपके सबसे पहले हैं ओपियोइड्स जिसमें आते हैं कोडिन, उसके बाद है आपके नॉन ओपियोइड्स जैसे कि नोस्केपिन, और एग्जांपल की बात करूँ तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, कई सिरप पे मेंशन होता है। उसके बाद बात करते हैं एंटीहिस्टामिनिक की। तो एंटीहिस्टामिनिक नाम से पता लग रहा कि हिस्टामिन के रिलीज को रोकना है। तो ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 एंटीहिस्टामिनिक, जहाँ पर आपने पढ़ा है H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हिस्टामिन के रिलीज को रोक रहे हैं। अब हिस्टामिन के रिलीज होने से क्या होगा, ध्यान से सुनो, अगर हिस्टामिन रिलीज हो गया तो हिस्टामिन क्या कराएगा, इन्फ्लामेशन कराएगा, और इन्फ्लामेशन के बाद क्या होगा, वहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हमें म्यूकस बढ़ाना है क्या, नहीं बढ़ाना भाई, म्यूकस पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, हिस्टामिन के रिलीज को रोक देना, ना होगा इन्फ्लामेशन, ना होगा म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रेशन। तो इस तरह से हम बचा सकते हैं, इसलिए हमें देना पड़ेगा एंटीहिस्टामिनिक जैसे कि प्रोमेथायाजिन, साथ ही साथ क्लोरफेनेमाइन। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स है और ये आपको प्रेफर करनी चाहिए उस कंडीशन में। उसके बाद आता है एडजुवेंट एंटीटसिव, जहाँ पर मैंने आपको बताया ब्रोंकोडायलेटर, साल्ब्यूटामोल किस तरह से काम करता है, पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको एज इट इज़ लिखना है, और ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो आपको इसमें भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको सारे ही डिटेल में बता दिए, सबकी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है कि डिमल्सेंट कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला सलाइवा का सेक्रेशन बढ़ जाता है जब भी आप विक्स वगैरह लेते हैं, जब भी आप हैनिटस लेते हैं, या जब भी आप स्टेप्सिल्स लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपके थ्रोट पर एक मास्क हो जाता है, एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से अब ब्रेन को सिग्नल नहीं जाते हैं। तो जो भी मैंने आपको बोला वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सपेक्टोरेंट का मैंने बोला कि यहाँ पर वाटर का सिक्रेशन एनहांस हो जाता है, जिसकी वजह से कफ डाइल्यूट हो जाता है और इजीली एक्सपेल आउट हो जाता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन में म्यूकोलाइटिक उन्हें ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी कम हो जाती है और वो जो कफ है इजीली रिमूव आउट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने बताया म्यूकोलाइटिक्स के बारे में, वही डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में। ठीक है, उन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको बोला कि कफ सेंटर का थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं आपके एंटीटसिव, और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि आपके ब्रेन पे एक्ट करते हैं, और कफ सेंटर का थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं, उसके सहने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो वो छोटे मोटे सिग्नल पे रेस्पॉन्स ही नहीं करेगा। साथ ही साथ ये जो एंटीटसिव होते हैं ये आपके टसल इम्पल्स को इनिबिट कर देते हैं। ये इम्पल्स जो है ब्रेन तक जाती है और कफ सेंटर को एक्टिवेट करती है, तो हमें कफ सेंटर को एक्टिवेट ही नहीं होने देना। तो इस इम्पल्स को भी बंद करो, और इस इम्पल्स को भी बंद कौन करेगा, आपका एंटीटसिव।
साथ ही साथ मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया कि ये जो ड्राई कफिंग है, जो कि बेकार है, जो कि नॉनसेंस है, किसी काम की नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब बहुत तेज़ खांसी आती है और कफ भी नहीं निकल रहा, तो आपको एक तो नींद में प्रॉब्लम आएगी, नींद में भी खांसी चल रही है नींद नहीं आ पाएगी सही से, पाइल्स की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में फोर्सफुली आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर ओपियोइड्स की बात करी, नॉन ओपियोइड्स की बात करी, एंटीहिस्टामिनिक की बात करी। अब ओपियोइड्स में मैंने बोला था आपको कोडिन। कोडिन क्या होता है, देखो एक एल्केलॉइड होता है, ये क्या होता है, एल्केलॉइड होता है, और ये मोस्ट इफेक्टिव एज एन एंटीटसिव एजेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला, एंटीटसिव दो तरह से काम करेगा, एक तो थ्रेशोल्ड बढ़ा देगा कफ सेंटर का, दूसरा टसल इम्पल्स को रोक देगा, सिग्नल ब्रेन तक जाने नहीं देगा। तो कोडिन जो होता है बहुत ही अच्छा एंटीटसिव होता है। ये क्वालिटी वाइज तो मॉर्फिन के सिमिलर है, बट ये मॉर्फिन से लेस पोटेंट होता है। अगर मैं बात करूं मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन तो भाई आइडियल है, बट मॉर्फिन से लेस पोटेंट कौन है, आपका कोडिन। और अगर ये लेस पोटेंट है ना, तो साथ ही साथ ये मोर सेफ भी है, ये सेफ है आपको एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। मॉर्फिन के ज़्यादा साइड इफेक्ट है, ठीक है। और ये जो है कफ को सप्रेस कर देता है 6 घंटे तक के लिए। सोचो कितना अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोडिन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा। तो किसी भी ड्रग को अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करना है तो वो रिसेप्टर से जुड़ेगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, फर्दर फार्माकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, फर्दर फार्माकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर कोडिन जो है ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ता है। पर अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को आपने नैलोक्सिन दिया, क्या दिया, नैलोक्सिन, तो नैलोक्सिन और कोडिन कभी भी साथ मत दो, क्योंकि कोडिन और नैलोक्सिन में कंपटीशन चलता है। नैलोक्सिन बोलता है मैं जुड़ूंगा, कोडिन बोलता है मैं जुड़ूंगा। और मान लीजिए अगर नैलोक्सिन जुड़ गया, नैलोक्सिन जुड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कोडिन के लिए जगह नहीं बचेगी और कोडिन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर आपने कोडिन के डोज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो कोडिन के डोज को बढ़ाने की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने डोज बहुत ज़्यादा लिया है तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस बनते हैं। और अगर आपने नॉर्मल डोज भी लिया है तो उसके भी साइड इफेक्ट है। हालांकि कोडिन के साइड इफेक्ट कम है, पर कुछ तो है ना। वो क्या है, ड्रोजीनेस आना, इम्पेयर्ड या फिर ब्लरी विजन, मतलब कि धुंधला धुंधला दिखना, नींद के झोंके आना, ये सब कंडीशन देखने को मिलती है। पर अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ले लिया तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो मान लीजिए किसी बंदे को अस्थमा है, या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस बंदे को आप हाई डोज तो दे ही नहीं सकते कोडिन का, क्योंकि पहले से ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का पेशेंट है, पहले से ही अस्थमा का पेशेंट है। अगर उसको हाई डोज दे दोगे कोडिन का तो रेस्पिरेटरी फेलियर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि आप किसको नहीं दे सकते। ठीक है, एक तो उसको नहीं दे सकते जिसने पहले से नैलोक्सोन लिया है, ये एक एंटागोनिस्ट होता है। जब आप पॉइजन एंटीडोट पढ़ोगे ना कॉलोजी 5th यूनिट की, तब आपको वापस बोलूँगा मैं ये। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। उसके बाद एंटीहिस्टामिनिक, तो देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एलर्जन होता है जो एलर्जी करता है। आपको पता ही है, आपकी मास्ट सेल है, यहाँ पर क्या होता है, IgE एंटीबॉडी होती है, इसके ऊपर एलर्जन आके अटैच होता है। फिर मास्ट सेल जो है हिस्टामिन रिलीज करता है, हिस्टामिन फर्दर इन्फ्लामेशन करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा देता है। तो हमें क्या करना है, हिस्टामिन की रिलीज को रोकना है। और हिस्टामिन की रिलीज को रोकने के लिए एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, फर्दर हिस्टामिन रिलीज ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मुलेशन में मेनली कौन सा एंटागोनिस्ट ऐड करते हैं वो है H1 एंटागोनिस्ट। तो H1 एंटीहिस्टामिनिक हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर फॉर्मुलेशंस में। दे प्रोवाइड रिलीफ बाय सेडेटिव एंड एंटी कोलिनर्जिक एक्शन। देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंटी कोलिनर्जिक एक्शन, मतलब कोलिनर्जिक रिसेप्टर जैसे कि M3 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करना होता है। तो ये एंटीहिस्टामिनिक किस तरह से काम करता है, सेडेटिव सेडेशन करता है, साथ ही साथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके आपको शांति देता है। दे डू नॉट हैव एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी, ये कफ को रिमूव नहीं करेगा, बस कफ के प्रोडक्शन को कम करवा देगा। ठीक है, फिर ब्रोंकोडायलेटर तो आपको पता ही है। उसके बाद होते हैं कुछ एरोमेटिक चेस्ट रब। यहाँ पर आप वोलेटाइल ऑयल को रब करके अप्लाई करके चेस्ट रीजन पे कफ को एक्सपेल आउट कर सकते हो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपके थ्रोट से। तो ये था आज का आपका टॉपिक, एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं,
ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। देखिए, एप्पल यूज़र के लिए ऐप स्टोर पे जाना है और वहाँ से उनको डाउनलोड करना है माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, जहाँ पर वो कोड यूज़ करेंगे ORG कोड MULNO। बाकी जिसके पास एंड्रॉयड है वो सीधा जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए। दूसरा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे सारी अपडेट, मीम्स, पोल्स, MCQ सब कुछ आता है। एप्लीकेशन से जुड़ जाना, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी सारी अपडेट्स आती है। साथ ही साथ जो भी हम नया कोर्स लॉन्च करते हैं वो एप्लीकेशन पे आपको आ जाता है ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू। साथ ही साथ MCQ प्रैक्टिस भी होती है जो कि फ्री होती है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है एप्लीकेशन टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ने के। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।